तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वैद्युत विभव क्या होता है या स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो समझिए, स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तु के बीच आवेश की दिशा को बताता है या निर्धारित करता है। या दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अत्वरित रूप से लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब इस बात को समझिए, जैसे कि मैं क्या करूं, हमारे पास मैं अनंत से एक परीक्षण आवेश को लेके आऊं यहां पे, या मैं बोलूं प्रति एकांक आवेश को यहां से यहां तक लाऊं, इसमें जो किया गया कार्य होगा ना वही इस बिंदु का वैद्युत विभव होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको, ये बात आप दोबारा समझ लीजिए, अगर हम लोग परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं तो इस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, इसको लिखेंगे W, यानी जितना हमारा यहां से यहां लाने में कार्य करना हुआ इसके विरुद्ध, और बटा क्या होगा आपका परीक्षण आवेश। बहुत आसान चीज है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु B पर लाया जाए तो परीक्षण आवेश Q0 को प्लस Q द्वारा आवेश द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही बात ना, अभी क्या कह रहा है समझिए। हमारे पास Q आवेश है, अगर हम परीक्षण आवेश को यहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते इस टाइम यहां पहुंचा हमारा परीक्षण आवेश, तो अब ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, ये आवेश इसको परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ बल लगाएगा। तो हम इस बल के विरुद्ध इसको यहाँ से ले आएंगे ना B पॉइंट पे, B बिंदु पे, इसको यहाँ से अनंत से यहाँ लाने में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यही जो हमारा कार्य है W, अगर इस बिंदु पर विभव निकालना होगा यानी वैद्युत विभव, तो हमारा क्या होगा, कार्य बटा परीक्षण आवेश। यही हमारा क्या होता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी बात को लिखा गया है, यानी जो हमने कार्य किया, विद्युत विभव क्या होगा हमारा, कार्य बटा Q0, यानी क्या हमारा परीक्षण आवेश। आइए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। वही सेम चीज लिखा गया है जो हमने आपको बताया कि जो किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा बटे वो जो हमारा परीक्षण आवेश होगा, उसी को हम बोलेंगे वैद्युत विभव। अब आगे बढ़ते हैं। अब वैद्युत विभव के बारे में और कुछ समझते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ देखिए, अभी हमने देखा वैद्युत विभव हमारा क्या होता है, ये होता है कार्य बटा परीक्षण आवेश। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हमारा होता है जूल, इसका क्या होता है कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, J कूलम की पावर -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा वैद्युत विभव हो गया, तो इसी को हम लोग जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। ये तो हमारा हो गया इसका SI मात्रक। अब दूसरी बात देखते हैं, इसकी बीमा क्या होती है, तो आगे देख लेते हैं। अगर बात करूं बीमा की, यहाँ तो बीमा भी लिखा हुआ है, तो बीमा क्या हो जाएगा, हमने देखा वैद्युत विभव W बटा Q0 होता है, तो बीमा को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग V को ब्रैकेट में लिखेंगे, W हमारा क्या होता है वर्क। तो इसका जो है यानी कार्य, हमारा कार्य का जो बीमा होती है ml² T की पावर -2 होती है, और आवेश का क्या होता है AT होता है। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ml² T की पावर -3 A की पावर -1। ये हमारा हो गया वैद्युत विभव का बीमा। यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं वही सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ समझाया है वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या है, ये हमारे वैद्युत विभव से ही कनेक्टेड चीज है, इसको समझते हैं। अब जैसे कि हमें पूछा जाए कि इस बिंदु पे विभव क्या है या इस बिंदु पे विभव क्या है, इस बात को समझेंगे हम विभवांतर समझ जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं, मैं आनंद से एक परीक्षण आवेश को लेके आ रहा हूं, यहां से यहां लाया, तो इस बिंदु पे जो विभव होगा VA वो क्या हो जाएगा, इसको मैं इस बिंदु का विभव लिखता हूं, ये होगा यहां से यहां तक जो कार्य करना पड़ेगा,
अनंत से ए तक आने में जो कार्य करना पड़ा अपान क्या, परीक्षण आवेश। अब देखिए अगर बिंदु बी पर विभव लिखना हो तो क्या करेंगे, अनंत से बिंदु बी पे आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा, अगर मैं विभव बिंदु बी पे लिखूं तो क्या होगा, W कहां से, अनंत से बी पे लाने में जो कार्य करना पड़ा अपान क्या, परीक्षण आवेश। ये हमारा हो गया है। तो विभवांतर को इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनके बीच के विभवांतर क्या है, या ऐसे बोलूं VB माइनस VA ना, ये हो गया इनके बीच के विभवांतर। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा कहां से, अनंत से बी पे लाने में जो वर्क हुआ है बटा टेस्ट यानी हमारा परीक्षण आवेश, माइनस अनंत से ए पे लाने में जो वर्क करना पड़ा अपान परीक्षण आवेश। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विभवांतर को, VB माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा कहाँ, वर्क हमारा कहाँ से, अनंत से बी पे लाने के लिए माइनस अनंत से ए पे लाने पे जो वर्क हुआ अपान परीक्षण आवेश। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इनके बीच का जो विभव होगा ए से बी तक जो लाने में वर्क हुआ, देखिए अनंत से बी में जो लाने में वर्क हुआ माइनस अनंत से ए पे जो लाने में वर्क हुआ, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो ए से बी ले जाने में वर्क हुआ अपान परीक्षण आवेश। इसको क्या लिखेंगे, W ए से बी ले जाने में जो कार्य करना पड़ा अपान परीक्षण आवेश। यही हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया। अब इसको शब्दों में देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को व्यक्त करता है, जो हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। चलिए वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी B और A के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा जो हमारा कार्य A से B ले जाने में किया गया अपान परीक्षण आवेश। ठीक है, ये हमारा वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम इसको पढ़ भी देते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। बहुत आसान चीज थी जो हमने आपको बहुत डिटेल में सब बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वैद्युत विभवांतर का मात्रक। अब देखिए वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हमने देखा है, VB माइनस VA, यानी बिंदु B और बिंदु A के बीच का जो विभवांतर है वो क्या होगा, जो हमारा कार्य होगा A से B ले जाने में आवेश को अपान जो हमारा आवेश है यानी बट्टा हमारा परीक्षण आवेश। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम लोग डेल्टा V से भी लिखेंगे, WAB बट्टा Q0। अब इसके मात्रक के बारे में बात करूं तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलम। इसी को बोलते हैं क्या, वोल्ट। तो हमारा इसका भी क्या होगा, जो हमारा विद्युत विभव का मात्रक है वही हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर का भी मात्रक है। यानी विद्युत विभवांतर का ही मात्रक और विद्युत विभव का मात्रक क्या है, दोनों का सेम ही है। दूसरा है यहाँ पे कि इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो इसका बीमी सूत्र वही होगा जो हमारा विद्युत विभवांतर का था, वही सेम होगा विद्युत विभव का। यानी जो हमारा विभवांतर का मात्रक हुआ वही विद्युत विभव का होगा। कैसे, देखिए हमने देखा भी विभवांतर जो होता है इसको मैं डेल्टा V से लिख सकता हूँ। ये क्या है, वर्ग बटा परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में। तो अगर मैं इसका लिखूं बीमा लिखूं तो क्या लिखूंगा, वर्ग का बीमा क्या होता है, यानी कार्य का हमारा जो बीमा होता है वो होता है ml स्क्वायर T⁻⁻² अपान परीक्षण आवेश यानी 80। सो यहां से हमारा हो गया ml स्क्वायर T⁻³ A⁻⁻1। वही आ गया जो विद्युत विभव का बीमा आई थी, वही हमारा वैद्युत विभवांतर की भी बीमा आ गई। अब अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी चीज, वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव को लिखना। देखिएगा यहाँ पे इस पूरे बिंदु को, पॉइंट को, जितने भी हमारे यहाँ लिखे हुए हैं सबको हम समझेंगे। यहाँ देखिए कि माना कि परीक्षण आवेश Q0 को किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु A से B, देखिए यहाँ पे बिंदु A से B ले जाया गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारा इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में है, हम इसके विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो अगर विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो क्या होगा, हम जो बल देखेंगे इसके विपरीत अगर दिशा में ले जाना होगा तो हम विपरीत बल लगाएंगे, पर कितना लगाएंगे, जितना इस पे बल लग रहा था। अगर परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, Q0E, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उधर बल लगा रहा होगा उतना ही हमें क्या लगाना होगा, विपरीत दिशा में लगाना होगा। हम बिना त्वरित किए हुए अगर इसको लाना है तो जितना उधर बल लग रहा है उतना इधर बल लगा के लेके आना होगा। अब देखिए
जो हम लोग बल लगाएंगे वो क्या होगा, इसकी दिशा के विपरीत होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा, इसलिए माइनस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऋणात्मक साइन। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे बात की जाए यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क कितना होगा, जो हमारा W होगा वो क्या होगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर। मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ की, ये हमारा क्या होगा छोटा सा वर्क होगा डी डब्ल्यू। अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु के लिए जाए तो अगर मुझे पूरा वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी समाकलन करेंगे कहाँ से, ए से बी ले जाने में, ए से बी ले जाने में, और हमारा क्या होगा W हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम चाहें तो W को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा वर्क है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए अगर मैं पीछे की साइड जाऊं, हम उन लोग वर्क को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विभवांतर इंटू आवेश, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आइए यहाँ पे देखें, तो हम इसको लिख सकते हैं Q यानी जो हमारा आवेश है इंटू विभवांतर कुल। अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूं विभवांतर क्या होगा, ये होगा VB माइनस BA। चलिए मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको रहते हैं Q नॉट VB माइनस BA लिख सकता हूँ ना अब कार्य को। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका अगर समाकलन करेंगे तो आ जाएगा बाहर माइनस Q नॉट E। जो हमारा DR है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ R A, या मैं इसको अगर इसको समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पूरा R आएगा। R का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यानी RB माइनस RA। ये तो हमारा होगा ना, यहाँ के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, RB माइनस RA ना, यही तो होगा हमारा। अब देखिए ए से हमारा एक कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, तो हमारा विद्युत विभवांतर है ओ E इंटू, मैं इसको डेल्टा R लिख दे रहा हूँ, ए इनके बीच का क्या हो गया, संबंध हो गया। यानी हमारा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध हमारा क्या होता है, दो बिंदु के बीच के विभवांतर जो होगा माइनस C इंटू डी आर, उनके बीच की दूरी। चलिए वही सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है जो हमने आपको बताया है, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए ये पॉइंट दोनों हम आप देख लेंगे एक बार फिर से, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। अब आप बताइए, हमने एक छोटे से जगह पे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, हम इस विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं, जो हमने स्मॉल यानी छोटा सा वर्क किया वो क्या था हमारा, Q इंटू ई, पर क्या होगा माइनस Q, ठीक है ना, पर दूरी क्या हमारा DR है, ठीक है, ये तो हमारा बल हो गया ना, बल इंटू DR। अब हमने क्या किया, इसको लिखा Q नॉट इंटू VB माइनस BA, यानी इनके बीच के विभवांतर, ये तो होता है हमारा कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस Q E इंटू DR। पर अगर हमने इधर समाकलन किया है तो इधर भी क्या करना होगा, समाकलन करने के बाद ही आएगा ना हमारा, तो यहाँ से तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से विभवांतर जो आ जाएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कहाँ से, माइनस E डॉट DR, पर कहाँ से, A से B तक ना, तो हमारा ये समाकलन का क्या हो जाएगा, ए से बी तक हम इसको समाकलन करेंगे इसका। चलिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़े, हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में की संरक्षित प्रकृति, ठीक है ना, कंजर्वेटिव नेचर जो है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब देखिए संरक्षित प्रकृति का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम इस बिंदु से किसी आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाया जाए और फिर इसको यहाँ से यहाँ लाया जाए, तो जो हमारा कुल वर्क होगा 0 होना चाहिए, तभी तो हमें पता चला कि संरक्षित प्रकृति का है। इसका मतलब ये सिर्फ कहाँ पे स्थित है उस बात पे ये डिपेंड करेगा। अब इस बात को देखते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाया जाना है तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने कितना वर्क किया, W1। चलिए W1 क्या होगा हमारा, अगर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं Q को, चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है Q, स्मॉल में Q, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कार्य क्या होगा हमारा, Q इंटू विभवांतर यानी V, इस बिंदु का विभवांतर VR माइनस क्या होगा BP। ये बात क्लियर है ना। अभी अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। हमने देखा है कि जो वर्क होगा W यानी कार्य जो होगा वो Q इंटू विभवांतर के बराबर होगा। यहाँ से हमें पता है, हमने ये चीज़ देख भी लिया था। आगे बढ़ते हैं, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं W2 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या वर्क होगा हमारा, ये अगर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो लिखेंगे Q इंटू विभवांतर, मतलब इनके बीच के विभवांतर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो फाइनल क्या है हमारा, लास्ट अंतिम स्थिति हमारा ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे VP माइनस BR।
अब दोनों को जोड़ते हैं, W1 प्लस W2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर क्या है QBR है माइनस QVP है। अब यहाँ पे करते हैं QVP माइनस QBR, ये तो हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा, कुल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी बंद पृष्ठ में या हम लोग बोले किसी बंद लूप में अगर घूमें, जिस बिंदु से चलेंगे उसी बिंदु पे आ जाएंगे तो हमारा कुल वर्क क्या होगा, 0 होगा। पर ध्यान रखिएगा हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति है। यानी हम अगर यहाँ से चल के किसी आवेश को यहाँ तक फिर से ला दें तो हमारा कुल किया गया वर्क जो होगा वो 0 होगा। ये समझने वाली बात है और इम्पोर्टेंट बात भी है, वही बात लिखा गया है यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है। अब देखिए आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव क्या होता है। अब देखिए आवेशित चालक हमारे पास कई चीजें हैं जिसको हमने पढ़ लिया इसके पहले भी। यहाँ पे देखते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान हो। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने बताया था खोखला गोला पे जिसमें हम लोग आवेश बाहर रखते हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। या हम इस तरीके से देखें कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे चालक है, चालक के अंदर हमेशा क्या होगा, हमेशा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए देखते हैं आगे। और हमने ये जो इनके बीच का संबंध है ये भी देखा है कैसे, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसके पहले कि हमारा जो डेल्टा V आया था वो क्या आया था, -E × dr, ठीक है ना। अगर मैं बहुत छोटा विभवांतर की बात करूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से E = लिख सकते हैं हम लोग -ΔV/ΔR। ये भी एक संबंध है, उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसमें कुछ क्षण के लिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान न हो जाए। वैद्युत विभव समान होने के कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = dV/dr शून्य हो जाती है। चलिए, आवेशित चालक के संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब है आप समझिए। इस बात को मैं, इसमें जो पीछे लिखा हुआ है इस पूरी बात को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आइए देखिए। जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक चालक ऐसा है, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ पे हमारा पदार्थ है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर आवेश दूंगा तो क्या होगा, देखिए ये आवेश होगा, ये हमारे आवेश है, ठीक है। मान लेते हमने ये आवेश दिए हैं इस पे, पर होगा क्या, अगर आवेश अंदर है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होनी चाहिए। तो होगा क्या, इनके बीच आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सारे आवेश अंदर, कोई भी आवेश नहीं रहेगा, सब का सब आवेश क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी बात को यहाँ पे दूसरी जो बात है उसमें लिखा हुआ है हमारा, आवेशित चालक के संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर होते हैं, जो हमने आपको बता दिया। ये क्या होता है, पृष्ठ पे आ सकते हैं, आ जाते हैं। दूसरा तरीका समझने का ऐसा है कि मान लेते हैं आपको इसी बात को समझाने का मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, हमने यहाँ पे आवेश दिया। अब देखिए जहाँ पे धनात्मक आवेश है वहाँ विभव ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करके यहाँ चले आएंगे तो ये कुल आवेश क्या होगा, 0 हो जाएगा। पर अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ धनात्मक आवेश हो जाएगा, यहाँ पे कुल आवेश 0 हो जाएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ धनात्मक आवेश हो जाएगा, यहाँ कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। वही बात बताया गया है कि आवेशित चालक के संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। क्यों विद्यमान होते हैं, मैंने आपको बता दिया। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव समान होता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। गॉस के प्रमेय के अनुसार हमने वहां भी देखा था, गॉस के प्रमेय से भी अंदर क्या होता है, कुल आवेश 0 हो जाता है। इसलिए क्या होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगर मैं पृष्ठ के अंदर की बात करूं तो कोई आवेश ही नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके धनात्मक आवेश को क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो अंदर कोई आवेश नहीं बचता, सारा आवेश क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अगला हमारा है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है σ/ε0। इसका मतलब क्या है, हमने इसके पहले देख भी लिया था। मान लेते हैं हमारे पास एक खोखला गोला है जिसके
पृष्ठ पर जो है आवेश वितरित है, ये हमारे पास Q आवेश वितरित है। अब देखिए हमें इसके पृष्ठ पे निकालना है कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसके सटे हुए मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या R है, तो हम R त्रिज्या की एक क्या बनाते हैं, गासियन पृष्ठ बना रहे हैं। तो हमने इस पृष्ठ के एक बिंदु लिया, एक छोटा सा हमने एरिया पृष्ठ लिया। यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E है, तो जो हमारा एरिया होगा क्या होगा, ये हमारा ds एरिया हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो जो हमारा छोटा सा फ्लक्स होगा ये क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हमारा होगा E ds cos 0, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, कोण 0 डिग्री है, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें अगर कुल फ्लक्स लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे E इंटू ds का समाकलन। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे E इंटू 4πr², पूरा समाकलन क्या होगा इसका, जो हमारा क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, 4πr²। अब इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, जो हमने अपने गासियन पृष्ठ बने बनाया है उसके अंदर कुल आवेश क्या है, Q है बटा एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा देखिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वो आ गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्षेत्रफल आवेश घनत्व, अगर मैं सिग्मा बोलता हूँ तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा हमारा होगा Q/4πr²। अब देखिए 4πr²Q, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अंदर क्या होगा, अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, हमें पहले भी पता है। तो अंदर विभव हमेशा हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, अभी हमने देखा है E इक्वल टू क्या होता है, -ΔB/ΔR। इसको उल्टा डेल आर बोलते हैं, पर डेल्टा भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसको हम लोग डेल बोलते हैं। E इक्वल टू होता है -ΔB/ΔR। अब देखिए यहाँ पे डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, अंदर 0 होती है। यानी हमारा जो फाइनल विभव होगा माइनस इनिशियल विभव, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, फाइनल विभव माइनस इनिशियल दोनों बराबर होंगे, यानी जो पृष्ठ पे विभव होगा वही अंदर विभव होगा। तो पृष्ठ पे कितना विभव होगा, तो आप समझिए अभी हमने देखा है। अगर मैं बात करूँ पृष्ठ के विभव के, तो आगे हमें बताया भी गया है हमारा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू R हो जाएगा। इस फार्मूले से अगर मैं बात करूँ, इस फार्मूले से, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं बड़े की बात करूँ तो E इक्वल टू क्या होगा, B/R होगा। चलिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा बटा R थी, अभी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ पे R। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा आया था Q/4πr² एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से R से एक R कैंसिल हो गया, तो B आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट 1/R, यानी या ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में। तो यहाँ हमारा जो वैद्युत विभव आ गया किसी पृष्ठ पे, यानी गोली पृष्ठ पे, खोखली गोली पृष्ठ पे जो हमारा वैद्युत विभव आया है वो आया है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये हमारा आ गया। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज, हमने इसको इस तरीके से समझ लिया है। आगे बढ़ते इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कि ये समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी किसी इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी है, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्यू वोल्ट, यानी अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से असलेट कराएं, 1 वोल्ट से अगर असलेट कराएं, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो होगी हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे देखें हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q इंटू V होता है। हमें देखना है कितना वर्क करना पड़ेगा किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से असलेट कराना। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। कितने वोल्ट से 1 वोल्ट से असलेट कराना है, तो क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। ये हमारा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को बोलते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से असलेट कराएं यानी त्वरित कराएं, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा की सबसे छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट। दूसरे शब्दों में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। बहुत आसान चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए जब भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आए तो हमेशा रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। बहुत आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण, ध्यान रखिएगा बिंदु आवेश की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है Q और यहाँ से R दूरी पे हमें बताना है क्या होगा विभव, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊं तो KQ/R, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। एक कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका भी हमारे पास है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम उस पूरे चीज को यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कैसे निकालते हैं, या हम लोग इस तरीके समझें कि यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, अनंत से एक चार्ज को यहाँ से ले आएंगे यहाँ तक, जो वर्क करना पड़ा वर्क निकाल लेंगे, बटा क्या करेंगे उस चार्ज को उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ इस बिंदु पर विभव आ जाएगा। तो उस बिंदु किसी बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पे जो विभव होगा KQ/R। ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश -Q है तो R दूरी पे जो विभव होगा यहाँ पे वो हो जाएगा -KQ/R। तो हमेशा विभव के जो हमारे पास ये फार्मूला है उसमें हम आवेश को उसके साइन के साथ रखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमारा वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कई आवेश हैं। एक आवेश Q1 है, एक आवेश हमारे पास Q2 है, Q3 है, Q4 एंड Qn। इनकी दूरी 1p, 2p, R1p, R2p, R3p, R4p, Rnp करके है। तो इस बिंदु पर अगर मुझे विभव निकालना होगा तो क्या करेंगे? विभव जो होगा P बिंदु पे वो होगा, इसकी वजह से पहले निकालते हैं तो क्या होगा Q1 बटा इनके बीच की दूरी क्या है R1p, प्लस इसकी वजह से क्या होगा Q2 बटा R2p, प्लस Q3 बटा R3p, प्लस Q4 बटा R4p, प्लस डॉट 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 जितना भी हमारे पास आवेश है सबका क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे। पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो उसको ऋणात्मक आवेश का जो है उसके चिन्ह के साथ यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे। आइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? तो हमने इसके पहले भी देखा था वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक हमारे पास अगर धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पे एक -Q है एक +Q है, ये आवेश है। अगर इनके बीच की दूरी 2d है तो इस पूरे निकाय को, या कोई भी दूरी हो बहुत छोटी दूरी पे स्थित है, तो इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसकी दिशा इधर से उधर ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है, इसको लिखते हैं P सदिश से, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा होता है आवेश और इनके बीच की दूरी 2d, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हमारा आवेश और उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। इसका जो SI यानी मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के पहले पढ़ लिया है। तो अब इस द्विध्रुव की वजह से क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर अच्छी स्थिति के बारे में बात करूँ तो हमारे पास ये देखिए एक -Q है एक +Q है। यहाँ पे आप इस बात को देखिए, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2d है। तो यहाँ से इनके जो केंद्र है यहाँ से R दूरी पे, यानी इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, यहाँ पे हमें निकालना है विभव। मान लेते हैं इस बिंदु पे निकालना है विभव, P बिंदु पे निकालना है विभव। तो कैसे निकालेंगे इससे द्विध्रुव की वजह से? तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, उसके बाद इस बात को अगर मैं बात करूं इसकी वजह से वैद्युत यहाँ पे विभव कितना होगा? तो जो विभव P पर कुल विभव जो होगा हमारा विभव, या मैं बोलूं वैद्युत विभव, विद्युत विभव भी बोल सकते हो आप। तो कुल विभव जो होगा विभव किसकी वजह से? Q की वजह से, प्लस विभव क्या होगा? -Q की वजह से, ये हमारा कुल विभव होगा। तो यहाँ P की वजह से क्या होगा? Q की वजह से यहाँ पे क्या होगा? तो Q से यहाँ की जो दूरी होगी R-d होगी, क्योंकि जो हम लोग दूरी मापते हैं वो केंद्र से मापते हैं। तो अगर ये 2d है तो मतलब d यहाँ तक है और d यहाँ तक है, तो यहाँ दूरी क्या होगी? R-d। तो क्या होगा? K³ / R-d।
प्लस, अब इसकी वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू अपान आर प्लस डी। अब यहां से क्योंकि दूरी क्या होगी, आर प्लस डी हो जाएगी इस बिंदु पे विभव। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू अपान आर माइनस डी माइनस के क्यू अपान आर प्लस डी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, के क्यू को बाहर ले रहे हैं, क्या बच रहा है यहाँ पे आर प्लस डी माइनस आर प्लस डी अपान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट जो है सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के इंटू टू क्यू डी, ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो क्यू इंटू टू डी की वैल्यू क्या होती है, पी डाइपोल मोमेंट यानी हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू क्या होता है टू क्यू डी ना, क्यू इंटू टू डी होता है। तो यहाँ पे के पी बट्टा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर मेरा आर बहुत बड़ा है डी से, वैसे दो ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, तो ये हमेशा लगभग कंडीशन अप्लाई होता है। तो जो हमारा वैद्युत विभव पी बिंदु पे आ जाएगा, तो डी हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, तो डी को हटा देंगे, क्या हो जाएगा के पी बट्टा आर स्क्वायर। ये हमारा होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब मैं बात करूं निरक्षीय स्थिति में, इस बिंदु पे वैद्युत विभव क्या होगा, तो आप मुझे बताइए। इसकी वजह से जो विभव होगा पी बिंदु पे, जो हमारा कुल विभव होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विभव किसी वजह से प्लस क्यू की वजह से, यानी इस धनात्मक आवेश की वजह से इस बिंदु पे विभव क्या होगा प्लस ऋणात्मक आवेश की वजह से कुल विभव इस बिंदु पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि क्यू बटा आर, दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, प्लस इसकी वजह से क्या हो गया, पर यहाँ पे माइनस चिन्ह है यानी ऋणात्मक चिन्ह है, तो क्या करेंगे ऋणात्मक के साथ रखेंगे माइनस के क्यू अपान, इनके बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे है, क्योंकि हमने ए दूरी जो है हमने, अब देखिए यहाँ पे ए हमारा, अगर मैं इसको एल मानता हूँ या आर मानता तो अलग बात थी, पर यहाँ पे एल दिया तो एल ही मान लेते हैं, एल है और ये दूरी क्या है हमारा, अच्छा ए दूरी एल है और ये हमारा क्या आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमारा वैद्युत विभव क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में जीरो। अब यहाँ बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी जनरल बिंदु पे विभव क्या होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर है, ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी निगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में, हमें यहाँ से इस बिंदु पर निकालना है क्या होगा वैद्युत विभव। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, हमारे पास एक ए है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे धनात्मक आवेश, और इसके बीच की दूरी क्या है डी एंड डी। मैं बहुत दूरी की बात करूं, आर बिंदु पे जो विभव होगा, अब समझिए क्या होगा, एक जनरल बिंदु हो गया, यहाँ पे इनके बीच कोण क्या है थीटा है। तो हम करेंगे क्या, हम ये हमारा डायपोल जो है, अगर मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या सदिश राशि है, तो इसका क्या करेंगे, एक कंपोनेंट इस दिशा में होगी, यानी एक इस दिशा में कर लेंगे इसका और एक दिशा इस दिशा में कर लेंगे इसका, इधर हो जाएगा क्या हमारा पी कॉस थीटा, उधर क्या होगा पी साइन थीटा। अब इसके लिए पी साइन थीटा के लिए यह बिंदु क्या है हमारा इस हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा ए है, जो ए वाला बन रहा है, इसकी वजह से हमारा ए निरक्षीय स्थिति है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जीरो होगा, पर सिर्फ इसकी वजह से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो जो वहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट याद करिए के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा क्यों है, अब देखिए इसके लिए क्या है हमारा अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति के लिए जो हमारा वैद्युत विभव होता है किसी बिंदु पे होता है क्या के पी बटा आर स्क्वायर, पर हमारा ये पी नहीं है, ये हमारा क्या है पी कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत यानी विभव प्रवणता के बारे में। ये है क्या समझिए, अगर मैं बात करूं ये हमारे पास एक आवेश Q है, तो यहां से R दूरी पे P है, तो अगर मैं छोटा सा और dr दूरी जाऊं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी। अगर यहाँ पे हमारा वैद्युत विभव V है तो यहाँ क्या होगा वैद्युत विभव घट जाएगा, V माइनस dB हो जाएगा R दूरी पे। तो यानी dB बाई dr को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। पर यहाँ ध्यान रखिएगा ये क्योंकि हमारा घटेगा, इसको निगेटिव साइन के साथ रखते हैं, ऐसे dB बाई dr को ही हम लोग क्या बोलते हैं विभव प्रवणता है।
ये होता क्या है समझिए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश की दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास विभव प्रवणता की जो बीमा होगी वही क्या होगी? अब देखिए विभव प्रवणता की बीमा क्या होगी, तो यानी विभव प्रवणता जो हमारा होता है वो क्या होता है? dB/dr होता है। अब देखिए dB को हम लोग क्या लिखते हैं? W/Q होता है ना, अपन R, इसका क्या हो जाएगा? R रखते हैं भाई, dr यानी हमारा W/Q/dr। तो W की क्या होता है? W हमारा जूल है, Q हमारा क्या है? कूलम है, और R क्या होगा? मीटर होगा। तो कूलम मीटर क्या बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मात्रक हो गया। अगर मैं बात करूं बीमा की, बीमा क्या होगा हमारा? अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे मात्रक आ रहा है वो आ रहा है जूल पर कूलम मीटर। तो आप बताइए जो हमारा जूल है किसका है? वो कार्य का है। तो कार्य का जो हमारा बीमा होता है ml² T⁻⁻²। कूलम का क्या होता है? 80। और जो मीटर का होता है क्या होता है? वो हमारा m होगा, सॉरी L होगा, L। तो हमारा A भी आ गया। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब देखिए विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, तो हमने इसके पहले ही देख लिया था। इस बात को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। E क्या होता है आपका? E होता है -ΔB/ΔR। ΔB/ΔR क्या होता है हमारा? ये तो हमारा विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता यही हमारा। ये हमने पहले ये संबंध पढ़ लिया, इसलिए हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच मध्य विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास मान लेते हैं हमारा ये समविभव पृष्ठ है, तो इस बिंदु पे मान लेते एक बिंदु मैंने ए ले लिया, एक बिंदु ले लिया बी। तो बताइए हर एक बिंदु पे विभव क्या होगा? बराबर है। तो VA - BB क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर मुझसे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क कार्य करना पड़ेगा, तो W हमारा क्या होता है? Q, मान लो Q आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? Q = हो जाएगा, W = हो जाएगा Q × विभव आप B का माइनस विभव A का। तो क्या होगा? W हमारा 0 हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने पे, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने पे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। आइए देखिए विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? हमारा शून्य होता है। विद्युत देखिए यहाँ पे किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापन में किया गया कार्य शून्य तभी होगा जबकि हो सकता है जबकि आवेश का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, अथवा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए दो बातें हमारे पास है। अगर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और हम किसी आवेश को इधर लेके जा रहे हैं, तो बताइए इधर इस आवेश पे किधर बल लगेगा? क्यों है तो बल इधर लगेगा। हम किधर ले जा रहे हैं? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं। तो dr यानी अगर मैं बात करूं हमारा विस्थापन इधर होगा ऊपर की तरफ, तो जो हमारा वर्क होगा क्या होगा? बल इंटू विस्थापन इंटू इनके बीच का कॉस का एंगल यानी कोण। तो क्या होगा? इनके बीच कोण कितना? 90। तो वर्क हमारा क्या होगा? 0 होगा। यानी एक तो तरीका ये है कि अगर हमारा वर्क तभी होगा जब हम किसी विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा के लंबवत किसी आवेश को लेके जाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है तो जो हमारे विद्युत बल रेखाएं हैं इस समविभव पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत निकलेंगी। यही जो है तीसरी लाइन में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और हमारे पास पांचवा है, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि सतह के सभी बिंदु पर परस्पर वैद्युत संपर्क में होते हैं। इसको इस तरीके समझते हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था? एक खोखला गोला था, उसके अंदर क्या होता है? विभव। अंदर विभव क्या होता है? स्थिर होता है, यानी एक फिक्स उसकी वैल्यू होती है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। तो हम ये बोलते हैं इसके हर एक पृष्ठ के हर एक बिंदु पे क्या होता है?
विभव समान होता है। चलिए हमारा अगला आता है आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास एक आवेश Q है तो बताइए यहां से r दूरी पे, इस पे अगर बात करूं तो यहां विभव कितना होगा कि Q/r। अगर यहां पे r दूरी पे जाएं तब भी विभव क्या होगा? उतना ही होगा KQ/r। यहां से r दूरी पे जाएं इधर तब भी क्या होगा? विभव KQ/r। हर एक r दूरी पे ले जाने पे क्या होगा? विभव बराबर होगा। यानी अगर मैं किसी बिंदु आवेश के कारण हमसे बोला जाए कि कैसे समविभव पृष्ठ बनेगा, तो हम बोलेंगे हमारे पास गोला जो है, गोलाकार समविभव पृष्ठ बनेगा। इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पे विभव क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इस आवेश से दूरी क्या है? बराबर है। इस बिंदु के इस जो है गोला के सभी बिंदु पे क्या होगा? विभव बराबर होगा। इस गोले के सभी बिंदु पे विभव बराबर होगा। ये बात हमें देखने वाली है। तो यानी अगर मैं मुझसे पूछा जाए किसी बिंदु आवेश के कारण जो हमारा समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा? आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हमारा एक गोला होगा, ठीक है, गोलीय पृष्ठ होगी। अगले की मैं बात करूं, जब दो समांतर प्लेटों के मध्य बैटरी संयोजित की कर निश्चित विभवांतर आरोपित किया जाता है तब प्लेटों के मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए जो हमने आपके बारे में इसके बारे में हमने पढ़ा था पहले, अगर हमारे पास दो प्लेट हों, एक धनात्मक प्लेट हो और एक हमारे पास अगर ऋणात्मक प्लेट है, तो इनके बीच क्या होता है? हमारे पास अगर इस पे आवेश सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, अरे क्या सॉरी क्षेत्रफल आवेश घनत्व हमारा अगर ये है, तो यहाँ पे इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी हर एक बिंदु पे क्या होती है? एक समान। तो अगर इनकी वजह से बात किया जाए कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो इनकी वजह से जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस प्लेट की तरह होगा, ऐसे, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पे जो हमारा ऐसे प्लेट, यहाँ पे जो विभव होगा, आगे बढ़ेंगे विभव बदल जाएगा, पर इसके हर एक बिंदु पे क्या होगा? विभव बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा? देखिए रेखीय आवेश के कारण अगर बात किया जाए तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेखीय आवेश, हमने देखा था लिम्डा पढ़ा था। लिम्डा की वजह से हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पे क्या थी? r दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या होगी? k, मैं ऐसे बोलूं 2k λ/r था, अगर मैं r दूरी की बात करूं। आप समझिए समविभव पृष्ठ का मतलब उस पृष्ठ पे हर एक बिंदु पे क्या हो? विभव बराबर हो। तो बताइए इसका पृष्ठ कैसे बनेगा? इसका बनेगा बेलनाकार पृष्ठ बनेगा इसका। तो वैद्युत तीव्रता इतनी होती है, और क्योंकि इस आवेश से हर एक पृष्ठ की दूरी बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे इसके लिए क्या होगा? हमारा बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। ये भी हमारा पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ। इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पे विभव क्या होगा? बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान प्रकृति एवं समान परिणाम के आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमें दिया है, अगर हमारे पास एक धनात्मक दूसरा धनात्मक हो तो उसके लिए समविभव पृष्ठ इस तरीके से बनेगा। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, कई तरीके हमारे पास निकालने के हैं। विपरीत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात करते हैं इसको, हम लोग एक और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ वही होगा जहां पे जिसके हर एक बिंदु पे विभव क्या हो? हमारा बराबर हो। विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है? अब देखिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, इसको हम पूरा समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक आवेश Q है, ठीक है। अब ये समझिए, मैं एक परीक्षण आवेश Q0 को यहां से यहां लाते हैं, तो इसका नाम ही है क्या? विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये होता क्या है? जैसे अभी क्या अनंत पे इस पे कोई बल नहीं लग रहा, जब यहां लाएंगे तो इस पे क्या लगेगा? ए इधर बल लगाएगा। अब इसको और यहां से यहां ला रहे हैं, अब क्या होगा? ए इस पे और बल लगा रहा होगा, Q0 यहां आ गया। अब बताइए अब इसके अंदर क्या हो गया? दोनों के बीच एक स्थिति ऊर्जा आ गई है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? फिर भागना शुरू करेगा। जो इसके अंदर एनर्जी, जो हमारे पास ऊर्जा यहाँ पे स्टोर हो गई है, वो क्या करेगी? इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में निकलेगी, नहीं भागेगा। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब इनके बीच जो हमारा स्थिति ऊर्जा आती है, इसको हम लोग U से लिखते हैं। अगर इनके बीच दूरी r है तो इनके बीच का जो स्थिति ऊर्जा है
अगर मैं बात करूं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो हमारा क्या होगा कि पहला आवेश दूसरा आवेश बटा इनके बीच की दूरी। चलिए एक बात और, अगर मैं बात करूं एक आवेश हमारे पास Q1 है माइनस Q1 है, एक आवेश हमारा Q2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या D है, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी माइनस के Q1 Q2 बटा D, यानी आवेश को हम लोग इनके चिन्ह के साथ रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो है इसका जो है मात्रक क्या होता है, तो जो हमारे चाहे जो भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे हमारा कार्य हो, सबका क्या मात्रक होता है हमारा जूल होता है, क्योंकि सब क्या है एनर्जी ही है एक तरह से। यहाँ देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पे किया गया कार्य क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इधर देखिए आप लोग, ये हमारे पास यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी यहाँ धनात्मक आवेश है, यहाँ पे हमारा ऋणात्मक आवेश है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, जो भी ले लेते हैं कोई बात नहीं। इधर बल लगेगा क्या QE बल लगेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इधर क्या लगेगा, इधर भी लगेगा QE। तो इस पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, जिसको यानी यहाँ पे बल आघूर्ण जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, कितना हो जाएगा P क्रॉस E, हमने इसको पहले भी पढ़ लिया है, यानी हमारा होता है PE साइन थीटा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे थीटा अभी कोण पे है, ठीक है, हमारा ये रिस्टोरिंग हो गया, यानी इसको इधर जो घुमा रहा है। अगर मैं बात करूं इधर घुमाने की बात करूं इधर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक टॉर्क लगाना पड़ेगा जो बाह्य टॉर्क है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिस्टोरिंग का निगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा बाह्य वर्क होगा यानी कार्य होगा, जो बाह्य बल से हम इसको घुमाने में कार्य करेंगे, उसके लिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। अगर मुझे इसको θ1 से θ2 घुमाना हो, तो जो यहाँ से θ2 घुमाना हो, जो हमारा पूरा वर्क करना पड़ेगा कार्य, ये हमारा होगा बल आघूर्ण cos θ1 माइनस cos θ2, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा PE, यानी हमारा क्या P हमारा क्या है, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण है, और कहाँ से cos θ1 cos θ2, θ1 से θ2 घुमाने में इतना हमारा कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ये हमने यहाँ देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्य होगा, ये तो यहाँ पे इतना हमारा आघूर्ण बल आघूर्ण लग रहा है, तो घुमाने में क्या होगा, हमारा जो W होता है वो होता है बल आघूर्ण इंटू थीटा, एक कोण होता है, इसको घुमाने पे जो हमारा वर्क करना पड़ेगा वो इस फार्मूले हमारा ये आ गया। जबकि हमारे फाइनल फार्मूला है, डिराइव करने की नीड हमें नहीं है। आगे मूव करते हैं, यहाँ समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की स्थिति से साम्यावस्था, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पहला केस दिया हुआ है, इस स्थिति से अगर हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इधर है पहले, उसको कितना घुमाना है थीटा, यानी 0 से इस कोण से, अभी इनके बीच क्या कोण 0 है, से थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे W इक्वल टू हो जाएगा हमारा PE cos θ1 cos 0, अभी 0 है, कहाँ तक थीटा घुमाना है माइनस cos थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस cos थीटा, ये हमारा आ गया W। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, द्विध्रुव को थीटा इक्वल टू 0 से 90 घुमाने में किया गया कार्य। अब रखिए क्या होगा W हमारा PE cos θ1 क्या होगा cos 0 माइनस cos 90 डिग्री, क्या हो गया हमारा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा PE इतना हमारा हो जाएगा, यानी 0 से 90 घुमाने में। तीसरा क्या दिया है 0 से 180 घुमाने में, तो क्या होगा W जो हमारा होगा PE cos 0 माइनस cos 180, तो क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा 2PE, कैसे, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1 -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 2PE। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी केसेस के बारे में दिया है, वो हम सब निकाल सकते हैं। हमारे पास जो है जनरल फार्मूला है, जो W होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो हमारी होती है माइनस PE। अब ये क्या है देखिए, यहाँ पे हमारे पास इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
हमारा यहाँ पे थीटा कोण बना के हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यानी हमारा पी इधर है, तो इनका जो स्थितिज ऊर्जा होगी U होगी माइनस PE cos थीटा। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कई स्थिति हैं कब हमारा U मैक्सिमम होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा की होगी कब मैक्स होगी, यानी ये होता माइनस PE cos थीटा होता है। अगर मैं बात करूं थीटा इक्वल टू 0 पे, तो U की वैल्यू क्या होगी माइनस PE cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर मैं बात करूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की, 90 डिग्री कोण की बात करूं तो U हमारा क्या होगा, U 90 हमारा हो जाएगा माइनस PE cos 90, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 180 डिग्री की बात करूं तो क्या होगा माइनस PE cos 180 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस PE। यानी हमारा मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो और हमारा वैद्युत द्विध्रुव इसके विपरीत दिशा में हो। इस कंडीशन में हमारा इसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम कहाँ होगी, जब थीटा क्या हो 0 हो। इसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री के बारे में हमने बात कर लिया, कितना आया 0 आया था हमारा। 180 में क्या हो गया अधिकतम आया है। ये हमारा पार्ट यहीं तक।